ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। ओके, आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है एंटी मलेरियल ड्रग की? यस सर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। सो आप सभी ने मलेरिया का नाम सुना है, ठीक है। मलेरिया क्या होता है? एक इंफेक्शियस डिजीज होता है जो मॉस्किटो बाइटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानें, ठीक है। सो अगर हम बात करें मलेरिया के बारे में, तो हम सभी ने ये सुना है ये मॉस्किटो बाइटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। बट ऐसा क्या होता है कि कोई मॉस्किटो आता है, बाइट करता है और मलेरिया हो जाता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने इसको स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो। आप में से बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि हमारा एक मॉस्किटो होता है। अब जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, इंसानों की, तो इंसान में क्या होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से मॉस्किटो में भी क्या होता है, एक मेल मॉस्किटो होता है, एक फीमेल मॉस्किटो होता है, ठीक है। अब फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम जो है आपको शो हो रहा होगा, सेकेंड लाइन में आप देखोगे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। ये मॉस्किटो का नाम है, ठीक है। अब ये मॉस्किटो बाइट करता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, एंड वो पर्सन के बॉडी में से ब्लड लेता है और दूसरे पर्सन को जब वो बाइट करता है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट लाइन अगर हम पढ़ते हैं, मलेरिया इज अ डिजीज caused by parasite protozoa which belongs to the genus Plasmodium। मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो पैरासाइटिक प्रोटोजुआ के थ्रू कोज होती है, ठीक है। जो पैरासाइटिक प्रोटोजुआ है उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। और भी कई सारे पैरासाइटिक प्रोटोजुआ होते हैं या प्रोटोजुआ होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम प्रोटोजुआ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में प्रोटोजुआ होता क्या है, ठीक है। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। हमारी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, एल्गी, ठीक है। इसी तरीके से एक प्रोटोजुआ भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये प्रोटोजुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके क्या क्या फीचर्स है, ये दिखता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजुआ जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है, ठीक है। इसकी अलग अलग शेप होती है, इसकी अलग अलग साइज होती है, ठीक है। ये ज्यादातर मोइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मोइस्ट एनवायरनमेंट, जहां पे नमी होती है, जहां पर पानी होता है, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा मलेरिया के टाइम पे या डेंगू के टाइम पे क्या बोला जाता है कि घर के अंदर पानी जमा ना होने दे या अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे, ठीक है। जहां पर पानी जमा रहेगा वहां पर मॉस्किटो आएगा, वो पानी पिएगा एंड वहां पे प्रोटोजुआ ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि अपने घर के आसपास के एरियो में पानी को जमा ना होने दें, ठीक है। क्योंकि पानी जमा होगा तो वो एक एनवायरनमेंट बन जाता है प्रोटोजुआ के ग्रो होने के लिए, ठीक है। प्रोटोजुआ जो है डिवाइड होता है, सपोज हमने बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है? एक बैक्टीरिया दो नए बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड होता है, इस तरीके से बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटोजुआ भी क्या होता है? बाइनरी फिजन करता है, एक प्रोटोजुआ दो प्रोटोजुआ के अंदर डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल आपने अमीबा का नाम सुना है। अमीबा जो है एक प्रोटोजुआ है। आप सभी ने अमीबा के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अमीबा किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने
में क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है। आप सभी ने अमीबा का भी रिप्रोडक्शन का देखा होगा कि किस तरीके से एक अमीबा दो नए अमीबा के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से हमारे जो और भी प्रोटोजोआ है वो भी बाइनरी फिजन करते हैं, एक प्रोटोजोआ दो नई प्रोटोजोआ के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी हमने प्रोटोजोआ के बारे में जानी। अब मलेरिया कैसे कोज हो रहा है थोड़ा सा उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी सपोज हम मान के चलते हैं ये मलेरिया इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, बट पर्सन की बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, अब कोविड की अगर हम बात करें, कोविड के अंदर हम बोलते हैं मास्क पहन के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। ये क्यों बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, अगर उसको वायरस ने इन्फेक्ट कर रखा है, जैसे कोविड की अगर हम बात कर रहे हैं, अब उसकी बॉडी के अंदर वायरस प्रेजेंट है एंड जब वो बिना मास्क के लोगों से बातें करता है तो क्या होगा, उसके बोलने पर बहुत छोटी छोटी हमारी जो थूक होता है उसकी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, हमारी सलाइवा की ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, एयर में जाती हैं। जब भी हम बोलते हैं ऐसी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं कि हमें नजर भी नहीं आती हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई पर्सन इन्फेक्टेड है वो बिना मास्क के अगर किसी दूसरे पर्सन से बात करता है तो बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से बाहर निकलती हैं और वो सामने वाले पर्सन के ऊपर गिरती हैं। ठीक है, उसके फेस पे भी जाती हैं, उसकी और अदर बॉडी पार्ट्स पे भी जाती हैं। अब वहां पे क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन कैसे हुआ, एयर के थ्रू। एक पर्सन इन्फेक्टेड था, उसने कुछ बोला एंड बोलने पे क्या हुआ, उसकी बॉडी में से कुछ सलाइवा की ड्रॉपलेट्स एयर में गई, एयर से वो ट्रेवल करते हुए कहां गई, पर्सन के पास गई। ठीक है, दूसरे पर्सन के पास। अब दूसरे पर्सन के पास वो वायरस पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या था, ट्रांसमिशन था। किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करना है तो पहले उसके पास पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अब पहुंचने के बहुत सारे वो होते हैं, सोर्सेज होते हैं या ट्रांसमिशन मेथड्स होते हैं। कहीं पे एयर के थ्रू होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने HECP के अंदर डिस्कस करी थी, अगर आपको याद आ रही है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हमने वहां पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ी थी, इन एनिमेट, एनिमेट, अगर चीजें याद आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एनिमेट क्या होता है, लिविंग, इन एनिमेट, नॉन लिविंग। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्सन से एनिमेट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जा रहे हैं। सपोज एक पर्सन इन्फेक्टेड था, मैं उसके कांटेक्ट में आया, मैंने उससे हाथ वगैरह मिलाया, मैंने उसके साथ बैठ के खाना वगैरह खाया, बातें हुई। ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। ठीक है, तो अब मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, जरूरी नहीं है मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो मेरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है। ठीक है, अब मैं किसी तीसरे पर्सन के पास जाता हूं, उससे मिलता हूं, उससे मैंने हैंडशेक करा, बातें वगैरह हुई। ठीक है, तो मेरी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां ट्रांसफर हो गए, थर्ड पर्सन के ऊपर। तो यहां पर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एनिमेट ऑब्जेक्ट कर रहा है, जिंदा चीजों के थ्रू हो रहा है। कुछ ट्रांसमिशन जो है इन एनिमेट सरफेस के या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, कई सारे एड्स भी टीवी के अंदर आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा एड मैं देख रहा था, ठीक है, उसका ब्रांड का मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। उसमें क्या होता है कि एक लेडी होती है, वो दरवाजा ओपन करती है, ओपन करने के लिए क्या करती है, अपने अम्ब्रेला, छाते को यूज करती है दरवाजा ओपन करने के लिए। लिफ्ट का बटन दबाना होता है तो उसको पेन से दबाते हैं लिफ्ट के बटन को। ठीक है, आप सभी ने भी आई थिंक वो वाली एड देखी होगी। तो उसमें क्या हो रहा है, वो टच क्यों नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि वो चीज बहुत सारे लोग टच कर रहे हैं। कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड है, उसकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसने वो चीजें टच करी तो उसकी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टच वाले एरिया पे चले। ठीक है, अब दूसरा पर्सन उस एरिया को टच करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने के चांसेस हैं। लिफ्ट का बटन अगर मैं प्रेस करता हूं, मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो मेरी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां जाएंगे? लिफ्ट के बटन को, जहां मैं जो बटन प्रेस करा वहां पे चलेंगे। अगर दूसरा पर्सन आता है, उस बटन को प्रेस करेगा, तो चांसेस है कि उसकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से रिमोट्स, अब हम सब लोग रिमोट यूज करते हैं, टीवी का, एसी का, या अलग अलग चीजों के हम रिमोट्स यूज करते हैं। कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उसने रिमोट लिया, टच करा, ठीक है, उसकी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए रिमोट के ऊपर। अब यहीं पे क्या हुआ? दूसरा पर्सन आया, उसने सेम रिमोट को यूज करा, तो क्या हुआ? रिमोट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए किसमें? दूसरे पर्सन में। अब यहां पे मैं समझाना क्या चाह रहा था आपको, उसके बारे में बात करते हैं। हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करा। एक पर्सन इन्फेक्टेड था, अब उसकी बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, वो किसी दूसरे पर्सन के पास कैसे पहुंचते हैं, उसको कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, दूसरे पर्सन कैसे इन्फेक्ट होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजुअल डिजीज है, ठीक है, या पैरासाइटिक प्रोटोजुअल इन्फेक्शन है। अब पैरासाइट क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ओके स्टूडेंट्स, जस्ट थोड़ा सा वेट करें। डिस्टर्बेंस। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो जस्ट मुझे कंफर्म करें। आ रही है। सो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा हो गई थी, तो हम दूसरी जगह पे आए ताकि हमें वॉइस की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट का मुझे टाइम दे, हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सो आप सभी को आई थिंक स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। जस्ट एक बार कंफर्म कर दीजिए, देन हम अपनी चीजें कंटिन्यू करते हैं। यस सर। ओके तो हम डिस्कस कर रहे थे मलेरिया के बारे में, एंड हम बात कर रहे थे पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में आकर या हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एंड हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं, हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को खत्म करना स्टार्ट करते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, एंड प्लाज्मोडियम हमारा क्या है? पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब मलेरिया स्प्रेड कैसे होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने ट्रांसमिशन के बारे में अभी चीजें डिस्कस करी। अब कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड है मलेरिया से, ठीक है, अब उस पर्सन के अंदर मलेरिया कैसे आया, ठीक है, या जो हमारा प्लाज्मोडियम था वो कैसे आया, अभी उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इतना समझते हैं, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है मलेरिया से, ठीक है, दूसरा पर्सन कैसे इन्फेक्टेड हो सकता है, उस चीज को जानते हैं। सपोज मान के चलो मेरे को मलेरिया हो गया, ठीक है, कैसे हुआ? मान के चलो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है, या मैंने कुछ ऐसी चीजें खा ली, ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर कट लगा एंड मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर था जहां पे प्रोटोजोआ प्रेजेंट था। मैंने आपको बताया था ये कहां पे ज्यादा पाए जाते हैं? पानी वाली जगह पर, ठीक है, जहां पर पानी ज्यादा होता है वहां पर मॉइस्ट कंडीशंस के अंदर ये ग्रो करते हैं। अब मेरी चोट लगी एंड उस जगह पर पैरासाइटिक प्रोटोजोआ प्रेजेंट थे या प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था,
वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया एंड मेरे को मलेरिया कोस करा, मेरी बॉडी को मलेरिया हो गया। अब कोई मॉस्किटो आया, कोई ना कह के हम कहेंगे एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आई एंड इस मॉस्किटो ने मेरे को बाइट करा, ठीक है। जब मॉस्किटो बाइट करता है, हम मॉस्किटो या मच्छर को क्या बोलते हैं, मच्छर जो है हमारा खून चूसते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो आया, मच्छर आया, मेरे को बाइट करा, उसने मेरी बॉडी में से खून निकाल लिया। अब मेरी बॉडी के अंदर, मेरे खून के अंदर पैरासाइटिक प्रोटोजोआ प्रेजेंट थे। उसने, मच्छर ने क्या करा, मेरे बॉडी से खून निकाला, ठीक है। ब्लड के अंदर भी पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, या हम प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, यहाँ पे अब हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे। प्लाज्मोडियम मेरे ब्लड से कहां चला गया, मॉस्किटो के अंदर चला गया। अब मॉस्किटो मेरे को काटने के बाद इधर उधर गया, ठीक है, अपना उसने घूमा, एंजॉय करा। उसके बाद मच्छर को दोबारा भूख लगी, उसको दोबारा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ी, वो किसी दूसरे पर्सन को काटने के लिए गया। जैसे ही उस मॉस्किटो को, उस मॉस्किटो ने, जिसने मेरी बॉडी में से ब्लड निकाला था, जो उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, उस मॉस्किटो ने किसी दूसरे पर्सन को जब बाइट करा, उसकी बॉडी से खून निकलना चाहा, तो उस मॉस्किटो से दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर वो प्रोटोजोआ एंटर करेगा। यहां पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये एनिमेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का एग्जांपल है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जब मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है किसी भी डिजीज का, उसको एनिमेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन कर रहा है वो क्या है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। अभी तक हमने इतना जाना, मलेरिया क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एंड कौन से प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम भी हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम कौन कौन से तरीके के हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। इनके कुछ स्ट्रक्चर के अंदर या इनकी कंपोजिशन में कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इनके बेसिस में हमने इनको डिवाइड करा है, ठीक है। अब जब किसी पर्सन को मलेरिया हो जाता है तो उस पर्सन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उस पर्सन को चिल्स यानी कि ठंड लगने लगती है, एकदम वो कपकपाने लगता है, ठीक है। फीवर, उसको बुखार आ जाता है, स्वेलिंग, सूजन आ जाती है बॉडी के अंदर, और पेन होने लगता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस को या मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनको एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, मलेरिया का प्रिवेंट करती हैं एंड उसको क्योर करती हैं, उससे बचाती भी हैं, और अगर मलेरिया हो जाता है तो उसको ट्रीट भी करती हैं। अब हमारे सामने क्लासिफिकेशन दे रखी है एंटी मलेरियल ड्रग्स की। क्लासिफिकेशन क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो क्लास है वो है सिंकोना एल्कलॉइड्स, सेकंड जो है 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स, थर्ड जो है 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स, फोर्थ एक्रिडिन, फिफ्थ बाइगुआनेट्स, सिक्स पायरिमिडिन डेरिवेटिव्स, 7 मिसलेनियस। तो ये कुछ क्लासेस हैं हमारी एंटी मलेरियल ड्रग्स की। अब इसमें जिन कंपाउंड्स का हमने स्ट्रक्चर याद करना है वो क्या क्या है, क्लोरोक्विन एंड पायरीमेथामाइन। ओके, सो एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पे हम वापस जाते हैं। हमने क्लासिफिकेशन देखी, उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं।
जैसे क्विनीन, क्लोरोक्विन, एमो डाई एक्विन, प्राइमाक्विन, मैपाक्राइन, प्रोगुआनिल, पायरिमेथामिन, ट्राइमेथोप्रिम, प्रोंटोसिल, मैफ्लोक्विन, टैक्सो। ये ट्राइमेथोप्रिम सुना सुना सा लग रहा है, ये हमने सल्फोनामाइड्स के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है। तो सल्फोनामाइड्स हमारी एंटी मलेरियल या एज अ एंटी मलेरियल ड्रग भी यूज होती है, ठीक है। नाउ अब हम स्ट्रक्चर पे वापस आते हैं, तो हमें जिन जिन स्ट्रक्चर्स को याद करना है, क्लोरोक्विन एंड पायरिमेथामाइन, ठीक है। आप सभी अपने सिलेबस के अंदर देखेंगे, आपको वहां पे चीजें पता लग जाएंगी किन किन स्ट्रक्चर्स को हमने याद करना है। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सभी को प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन है वो विजिबल हो रही है? यस सर। ओके, यस सर। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने 3 ड्रग्स डिस्कस कर रखी है, लेकिन हमें सभी ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो क्विनीन की बात करें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट होता है, सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड डाइल्यूट एसिड्स। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की अगर हम बात करें तो अफेक्टेड बाय लाइट, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। फॉर्मुलेशन ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। कुछ ब्रांड नेम, लैरिगो बहुत फेमस ब्रांड है, लैरिगो आपने आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसका नाम सुना होगा। वाइगोटैब, इन ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। हमने प्लाज्मोडियम के बारे में जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है उसके द्वारा जो मलेरिया कोज होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है। ऑल्सो इट इज यूज टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया। ये सेरिब्रल मलेरिया क्या होता है? अगर हमारा जो मलेरियल इन्फेक्शन है हमारे सेरिब्रल रीजन, ब्रेन में हमारा, जब आप सीएनएस के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे एक सेरिब्रल रीजन होता है, ठीक है। उस रीजन के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। आल्सो टू रिलीव मसल्स क्रैम्प। मसल्स क्रैम्प, जब हम क्रैम्प्स क्या होते हैं? अकड़न। कई बार आप देखते हो कि आपका जो है कोई बॉडी पार्ट वो अकड़ जाता है, नस चढ़ जाती है, ठीक है। इस तरीके के कंडीशंस को हम कहते हैं क्रैम्प्स, ठीक है। तो इसको भी ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, odorless, smell and bitter taste, soluble in water. Stability and storage conditions affected by light, hence it is stored in well closed light resistance container. देन उसके बाद में इसकी फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट एंड इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। ब्रांड नेम सिप्लाक्विन एंड नाइवाक्विन। यूजेस की बात करें टू सप्रेस एंड क्योर मलेरिया, मलेरिया को ठीक करने के लिए या उसको रोकने के लिए यूज करा जाता है। टू ट्रीट अमीबिक हेपेटाइटिस। अमीबिक हेपेटाइटिस क्या होती है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। हेपेटाइटिस जो वर्ड है हमारा वो किससे रिलेट करता है? लिवर से, ठीक है। लिवर से जब हाँ लिवर से हमारा रिलेट करता है, ठीक है। तो लिवर में जब इंफेक्शन हो जाता है उस कंडीशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। एंड अगर वो अमीबिक हेपेटाइटिस किसी अमीबा के थ्रू होता है तो उसको अमीबिक हेपेटाइटिस कहते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं। आल्सो यूमेटॉइड आर्थराइटिस। यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? जब हमारे जॉइंट्स वगैरह के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और पेन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी पायरिमेथामाइन। पायरिमेथामाइन की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, odorless, tasteless, soluble in water and mineral acids.
स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की अगर हम बात करें, अफेक्टेड बाय लाइट, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट एंड इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। ब्रांड नेम की बात करें तो पायराल्फिन, टेराप्रिन एंड ओनिल 2। यूजेस की बात करें तो टू ट्रीट मलेरिया। सो ये कुछ हमने मलेरिया के बारे में चीजें डिस्कस करी एंड एंटी मलेरियल के बारे में डिस्कस करा, और कुछ हमने ड्रग्स के बारे में डिस्कस करा जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। सो अभी जो है मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं एंड जो भी चीजें आपने पूछनी हो हम रिकॉर्डिंग के बाद डिस्कस करते हैं।